तो कल की क्लास में हमने प्रश्नावली 3.2 को सॉल्व किया था और आज हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। ठीक है, अब हमें रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की और विधियां देखनी है। जैसे समझो, अभी तक मान लो आपको एक रैखिक समीकरण युग्म दे दिया, कोई रैखिक समीकरण युग्म दे दिया, तो अभी तक हमारे पास एक ही विधि थी। किसी भी रैखिक समीकरण युग्म को सॉल्व करने की अभी तक हमें सिर्फ एक ही विधि पता थी, जोन सी थी ग्राफीय विधि, है ना। ग्राफ की मदद से ही हम एक्स और वाई की वैल्यूज निकालते थे। ठीक है, उस जोड़े को जो इक्वेशन आपको दे गई थी उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम ग्राफ का यूज करते थे। लेकिन एक और विधि है जिसको हम बोलते हैं बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि, बीजगणितीय विधि मतलब कि यार मैथमेटिकली उसको कैसे सोल्व करें बिना ग्राफ की मदद के, हम वहां पे एक्स और वाई की वैल्यूज कैसे निकालें वो हमें सीखना है। ठीक है, तो बीजगणितीय विधि तीन टाइप की होती है। पहली होती है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। दूसरी होती है विलोपन विधि। और तीसरी होती है वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि। ठीक है, ये तीन विधियां हैं आपके पास जिसकी मदद से आप एक्स और वाई की वैल्यूज निकाल सकते हैं। वैसे टोटल मिला के चार होगी ना, एक, दो, तीन और चार। इसको तो हम पढ़ चुके हैं ग्राफीय विधि को, कि भाई ग्राफ बना लो, ग्राफ जहाँ पे एक दूसरे को कट करेगा वो उसका आंसर लाएगा, है ना। जिस पॉइंट पे वो कट करेगा वही एक्स और वाई की वैल्यूज हमारा आंसर लाती थी। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि ग्राफ बनाना इतना आसान नहीं होता। ठीक है, पॉइंटों में आ जाते थे, फिर लाइन बनाना थोड़ा सा मुश्किल का काम था। तो इसलिए हमारे पास तीन विधियां और भी हैं, है ना। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रतिस्थापन विधि का, कि कैसे प्रतिस्थापन विधि की मदद से हम एक्स और वाई की वैल्यूज प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन से कराता हूँ आपको मैं, क्योंकि इसके अंदर कोई थ्योरी पार्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुझे पहले थ्योरी पढ़ानी पड़ेगी, थ्योरी है ही नहीं इसमें। आपको क्वेश्चन करा कर ही समझ में आएगा कि प्रतिस्थापन विधि क्या है। ठीक है, करें क्वेश्चन स्टार्ट। देखो, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं आपकी बुक का। क्या लिखा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करो। ये आपको समीकरण दे रखी है ना, युग्म दे रखे हैं, जोड़े दे रखे हैं। आपको इन जोड़ों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो पहला एग्जांपल लेते हैं इसका। ये है जी, देखो, इसको सोल्व करते हैं। हमें क्या करना है, हमें इस युग्म को सोल्व करना है, इस इक्वेशन को सोल्व करना है। और इक्वेशन को सोल्व करने के बाद एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है। कैसे निकाल लेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। तो इसे मैं मान लेता हूँ पहली इक्वेशन और इसको मैं मान लेता हूँ दूसरी इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनमें से कोई भी एक इक्वेशन उठा लेंगे, चाहे आप समीकरण एक उठा लो चाहे समीकरण दो उठा लो। मैं समीकरण एक उठा लेता हूँ। मैं लिख दूंगा समीकरण एक से, समीकरण एक से। समीकरण एक क्या हमारी, ये है जी हमारी एक्स प्लस वाई बराबर 14, ये है ना। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक्स या वाई इनमें से किसी भी एक को अकेला छोड़ना है। जो आपके चर है ना उसमें से किसी भी एक को अकेला छोड़ना है। अकेला छोड़ने का मतलब, जैसे मान लो मैंने एक्स को यहाँ पे रख दिया और वाई को उस तरफ भेज दिया, तो ये हो गया एक्स बराबर 14 माइनस वाई। समझ रहे हो, मैंने किसी भी एक को अकेला छोड़ दिया, तो यहाँ पे मैंने एक्स को अकेला छोड़ दिया। चाहे तो आप वाई को अकेला छोड़ सकते थे, आपकी मर्जी थी। बात समझ में आ गई, ठीक है जी। अब ये जो एक्स की वैल्यू आई है, एक्स बराबर 14 माइनस वाई, यानी एक्स की वैल्यू आ गई ना। ये जो एक्स की वैल्यू आई है इससे आप समीकरण दो में रख दो। ध्यान से समझो, आपने समीकरण एक उठा लिया। अब उठाने के बाद इसमें से किसी भी एक को अकेला छोड़ दो। जैसे हमने एक्स को अकेला छोड़ दिया, एक्स को अकेला छोड़ने के बाद ये जो एक्स की वैल्यू आई है ना, इसको हम समीकरण दो में रख देंगे। समझ रहे हो, अगर मैं समीकरण दो को उठाता, मान लो यहाँ पे समीकरण एक की बजाय समीकरण दो को पहले उठाता, तो वहां से जो वैल्यू आती है उसको मैं समीकरण एक में रखता। वापस समझो, समीकरण एक से वैल्यू समीकरण दो में उठा के रख दो, समीकरण दो की वैल्यू समीकरण एक में उठा के रख दो। समझ रहे हो, अगर आपने समीकरण एक लिया है ना पहले, तो उसकी जो वैल्यू आएगी आप दो में रखोगे। अगर समीकरण दो लेते तो उसकी जो वैल्यू आती है वो आप एक में रखते। उल्टा होता है, एक में लोगे तो दो में रखोगे और दो में लोगे तो एक में रखोगे। ठीक है, क्यों रखेंगे इसका मैं लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है
हम लिख देंगे x का मान, जो x की जो वैल्यू है ना, उसको मैं किस में रख दूंगा, समीकरण 2 में रख दूंगा। 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 क्या अपनी, ये जी x माइनस वाई बराबर 4। x की वैल्यू क्या है, ये जी 14 माइनस वाई, और ये माइनस वाई का माइनस वाई बराबर 4। समझ में आई? मैंने x की जगह उसकी वैल्यू रख दी। x बराबर 14 माइनस वाई था ना, यानी x की जगह मैं 14 माइनस वाई रख सकता था, तो इसलिए मैंने x की जगह 14 माइनस वाई रख दिया। समझ रहे हो? अब मैं इसको सोल्व कर लूंगा। तो ये हो जाएगा अपना 14 माइनस माइनस का वाई माइनस का 2y बराबर 4। ठीक है, अब ये जो 14 है यहाँ पे चल गया, यानी माइनस का 2y बराबर आ गया 4 माइनस 14। ठीक है, तो माइनस का 2y बराबर आ गया माइनस का 10। ठीक, अब देखो माइनस का 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इसको यहाँ पे ले जाओ, तो y की वैल्यू आ गई माइनस का 10 बटे माइनस का 2, कट के आ गया आपका 5, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 5 आ गई। समझ रहे हो? y की वैल्यू तो निकल गई। अब निकालनी है x की वैल्यू। अब x की वैल्यू कैसे भी निकाल सकते हो, चाहो तो इस वैल्यू को यहाँ पे रख दो समीकरण 1 में, चाहो समीकरण 2 में रख दो, चाहो तो इसमें भी रख सकते हो। ये जो वैल्यू थी ना x बराबर 14 माइनस वाई, इसमें भी रख सकते हो, किसी में भी रख दो, कोई इसमें लिमिट नहीं है कि यार इसमें ही रखनी है, किस में रख दो। मैं लेट से 1 में रख देता हूँ, तो लिख दिया y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या अपनी, ये है x प्लस वाई बराबर 14, तो x प्लस 5 बराबर 14, और ये 5 वहाँ पे चल गया, तो x की वैल्यू आ गई अपना कितना, 9 आ गई। तो ये हमारा आंसर हो गया। वापस समझ लो स्टेप, हमने क्या किया, इसको तो समीकरण 1 मान लिया, इसको समीकरण 2 मान लिया, है ना। फिर आप इनमें से कोई भी समीकरण उठा लो, चाहे समीकरण 1 उठा लो, चाहे समीकरण 2 उठा लो। हमने समीकरण 1 उठा ली, है ना, और इसमें x या y, इसमें से किसी भी एक को अकेला छोड़ दो। मैंने x को अकेला छोड़ दिया, जो यहाँ पे x की वैल्यू आई ना, इसको फिर मैंने समीकरण 2 में रख दिया, क्योंकि समीकरण 1 उठाई थी पहले, फिर मैंने समीकरण 2 में रख दिया। समीकरण 2 में रखने के बाद उसको सोल्व करने लग गया, वहां से y की वैल्यू आई, है ना। उसको आप किसी में भी रख सकते हो, आपकी मर्जी होती है ना। उसको रखने के बाद आपकी x की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से आपकी x और y दोनों की वैल्यूज आ गई। बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा एक बात और, अब आपको मैंने डाउट आएगा, सर अगर मैं यहाँ पे x की जो वैल्यू है, इसको मैं समीकरण 2 में ना रखने के बजाय समीकरण 1 में रख देता तो क्या होता? समीकरण 1 में रख देते तो ये बराबर 14 ही आ जाता। समीकरण 1 में आप रख के देख लो, अगर आप समीकरण 1 में रखते हैं ना, तो 14 बराबर 14 आ जाता, ऐसे आ जाता। समझ रहे हो? इसलिए हमने समीकरण 2 में रख दिया था, क्योंकि समीकरण 1 में रखते तो इसका मतलब ये होता ना कि ये समीकरण 1 को संतुष्ट कर देगा, यानी उसी के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना, समीकरण 1 से तो आपने उठाया है, उसको तो आप समीकरण 2 में रखोगे। बस समझ में आ गई? तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन कर लिया। अब आपको अगर आंसर चेक करना है, आपने ये देखना है कि यार मेरा आंसर ठीक आया कि गलत आया, तो आप वो भी कर सकते हो। कैसे? जो आपकी एक्स और वाई की वैल्यूज आई है ना, इसको चाहो तो समीकरण 1 में रख के देख लो, या फिर समीकरण 2 में रख के देख लो, आपकी मर्जी है। मैं समीकरण 1 में रख के देख लेता हूँ। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई अपनी, 9, वाई की वैल्यू 5, तो 9 + 5 कितना होता है, 14, यानी हमारा आंसर बिल्कुल सही है। इसमें भी रख के देख लो, 9 में से 5 गया कितना होता है, 4, यानी हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने करना है, ये आपकी प्रतिस्थापन विधि है। अब इसका सेकंड पार्ट देखो, देखो जी, ये आपका सेकंड पार्ट है। ठीक है, क्या क्या रखा है ये दे रखा है s माइनस टी बराबर 3 और s बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6, है ना। तो एक काम करते हैं, ये तो इक्वेशन सही है, इसको तो समीकरण 1 मान ही लेता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। कैसे? एलसीएम ले लेता हूँ, तो एलसीएम लेंगे तो 3 दूनी 6 हो गया, फिर ये चल जाएगा अपना 3 दूनी 6, 2s प्लस 3t, समझ गया ना। 6 को 2 से भाग किया 3, 3 की टी से गुणा की 3t बराबर 6। अब 6 भाग में है, इस तरफ ले जाओ, गुणा में हो जाएगा, यानी ये हो गया 2s प्लस 3t बराबर 36।
है ना। अब ये हमारी समीकरण बन गई 2। वापस समझो, ये तो समीकरण 1 थी, ये तो बिल्कुल सही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। ये थोड़ी-सी अजीब-सी लग रही थी, इसलिए मैंने इसको थोड़ा-सा सोल्व कर लिया। ये समीकरण 2 बन गई। अब जैसे पिछला क्वेश्चन सोल्व किया था, वैसे ये वाला क्वेश्चन सोल्व करो। तो वीडियो करो पॉज़ और खुद ब खुद सोल्व करो पहले, है ना? कहीं दिक्कत आए तो फिर आप देख लेना, लेकिन मैं खुद ब खुद सोल्व करके देखो, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उससे आपका। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। तो जैसे मैं समीकरण 1 को ले लेता हूँ। समीकरण 1 से किसी को भी उठा सकते हो, मैंने समीकरण 1 को उठा लिया, ठीक है? तो समीकरण 1 में क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है s माइनस टी बराबर 3। तो यहाँ पे मैं s को अकेला छोड़ देता हूँ। चाहो तो t को भी छोड़ सकते थे। माइनस का t वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? प्लस का t। अब ये जो s की वैल्यू आई है ना, जो आपका s का मान आया है, इसको मैं रख दूंगा किसके अंदर? समीकरण 1 के अंदर कि समीकरण 2 के अंदर? समीकरण 2 के अंदर। क्यों? क्योंकि 1 से तो उठाया है ना, 1 से तो वैल्यू आई है, उसको आप 2 में रख दो। समीकरण 1 का मान, या फिर आप कह लो s का मान, s का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है? समीकरण 2 क्या आपकी ये है ना? तो इसके अंदर रख देते हैं। तो समीकरण 2 है जी अपनी 2s प्लस 3t बराबर 36। तो यहाँ पे रख देता हूँ 2 इंटू एस की वैल्यू है 3 प्लस टी प्लस 3t बराबर 36। 2 तिया 6, 2 की 3 से गुणा की 2t प्लस 3t बराबर 36। ये हो गया 5t, 6 को उस तरफ ले गया तो 36 माइनस 6, ये आ गया 5t बराबर 30। तो t की वैल्यू आ गई 30/5, कट के आ गया 6, यानी t की वैल्यू 6 आ गई। बात समझ में आ गई? अब ये जो t की वैल्यू आई है ना, ये जो t की वैल्यू आई आपकी, इस t की वैल्यू को आप चाहो तो इसके अंदर रख दो समीकरण 1 के अंदर, चाहे समीकरण 2 के अंदर रख दो, चाहो तो इसके अंदर भी रख सकते हो, है ना? आपकी मर्जी है। मैं 1 के अंदर ही रख देता हूँ। लिख देते हैं t का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है आपकी s माइनस टी बराबर 3, s माइनस 6 बराबर 3, ये वहाँ पे चल गया तो s की वैल्यू आ गई अपनी 9। समझ गए? तो इस तरीके से हमने आंसर निकाल लिया। अब आंसर चेक करना है तो आप इन दोनों इक्वेशन के अंदर रख के देख लो। तो ये हो गया आपका 9 माइनस 6 3, 9 दूनी 18, 18 और टी की वैल्यू है 6, 6 ती 18, 18 18 36। हमारा आंसर बिल्कुल सही है। बस समझ में आ गई? अब देखो जी आप थर्ड क्वेश्चन। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। तो इसको मान लेता हूँ समीकरण 1, इसको मान लेता हूँ समीकरण 2। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, तो कैसे करेंगे? जैसे पिछला क्वेश्चन किया वैसे करेंगे। तो पहले खुद ट्राई करो, है ना? अब आप कोई सी भी इक्वेशन उठा सकते हो, समीकरण 1 भी उठा सकते हो, 2 भी उठा सकते हो, आपकी मर्जी है ना? मैं ये समीकरण 1 उठा लेता हूँ एक बारी। तो लिखूंगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या बनी? 3x माइनस का y बराबर 3। अब यहाँ पे चाहो तो x को अकेला छोड़ दो, चाहो तो y को अकेला छोड़ दो, जैसे आपकी इच्छा हो। मैं एक काम करता हूँ, y को अकेला छोड़ता हूँ, तो हो गया माइनस का y बराबर 3 माइनस का 3x। समझे? 3x को उस तरफ भेज दिया। तो अगर यहाँ पे तो माइनस का y है, अगर मैं कहूँ कि y की वैल्यू बताओ, तो y की वैल्यू क्या होगी? भाई माइनस का y है ना, तो अगर आपको y चाहिए तो आप क्या करोगे? दोनों तरफ -1 से गुणा कर दोगे। समझ रहे हो? देखो यहाँ पे माइनस का y था, अगर आपको y की वैल्यू चाहिए तो आप क्या करोगे? दोनों तरफ -1 से गुणा कर दोगे। तो अगर आप यहाँ पे -1 से गुणा करोगे और इसी तरीके से यहाँ पर भी -1 से गुणा कर दोगे एक प्रकार से, तो ये तो हो गया y, है ना? माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ पे करोगे तो माइनस का 3 प्लस का 3x हो गया, या फिर आप ऐसे करो कि सिंबल चेंज हो गया, ऐसे भी कर सकते हो। तो ये y की वैल्यू आ गई, ठीक है? अब ये जो y की वैल्यू आई है ना, इस y की वैल्यू को आपको समीकरण 2 में रखना है। तो हम क्या लिखेंगे? y का मान
समीकरण 2 में रखने पर। समझ रहे हो? समीकरण 2 क्या आपकी ये है, तो इसके अंदर रख देते हैं। तो ये है जी अपना 9x माइनस का 3y बराबर 9 और 9x माइनस का 3, y की वैल्यू इतनी है ना, रख देते हैं माइनस का 3 प्लस का 3x बराबर 9। ये आ गया अपना 9x माइनस का 3 इंटू माइनस का 3 प्लस का 9, माइनस का 3 इंटू प्लस का 3x माइनस का 9x बराबर 9। 9x से 9x कट गया और ये क्या आ गया 9 बराबर 9। यहाँ पर तो किसी की वैल्यू नहीं आई, है ना। जनरली क्या होता था कि जब मैं यहाँ पे वैल्यू रखता था तो किसी की वैल्यू आती थी, चाहे x की आती चाहे y की आती, ऐसे वैल्यू आती थी, है ना। उसके बाद फिर आप इसके अंदर रख देते थे, लेकिन यहाँ पे तो आया नहीं, यहाँ पे तो 9 बराबर 9 आ गया। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भैया इस युग्म का कोई एक यूनिक सोल्यूशन नहीं है, कोई एक अद्वितीय हल नहीं है, ऐसे कह लो। देखो मैंने आपको पहले इससे पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 3.2 में बताया था कि जब आपको युग्म दिया हो, है ना, तो वहाँ पे 3 केस बन सकते हैं। या तो उसका एक सोल्यूशन होगा, या तो उसका एक हल होगा, या उसके अनेक हल होंगे। अगर वो दोनों संपाती होंगे तो उसके अनेक हल होंगे, या फिर उसका कोई भी हल नहीं होगा। अगर समांतर बन रहे होंगे तो कोई हल नहीं होगा, यही बात बताई थी। ठीक है, अब आप इस युग्म को देखो, यहाँ पे लिखा है 3 9, यानी a1 और a2 का रेशो क्या है? a1 और a2 का रेशो है जी अपना 3/9, यानी 1/3 है। यहाँ पर भी 1/3 है, यहाँ पर भी 1/3 है। ठीक है, यानी a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों बराबर है। अगर ये a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों बराबर होते थे तो उसके कितने हल होते थे? उसके अनेक हल होते थे, याद है? a1/a2 b1/b2 और c1/c2 अगर तीनों बराबर हैं तो हमने क्या कहा था कि भैया ये संपाती हैं, है ना, इसके अनेक हल हैं। ठीक है, यानी इसका कोई भी एक सोल्यूशन नहीं है, कोई भी एक आंसर नहीं है, कोई भी एक्स और वाई की एक वैल्यू नहीं है। जैसे पिछले क्वेश्चन में देखो, पिछले क्वेश्चन में एस की 9 आई और टी की 6 वैल्यू आई, है ना, तो सिर्फ ये एक ही वैल्यू आई, एस की सिर्फ 9 और टी की 6, तो 9,6 सिर्फ एक ही पॉइंट हुआ, एक ही इसका आंसर हुआ, तो इसलिए आंसर निकल गया। अगर आंसर बहुत सारा है ना तो आप इस मेथड से प्रतिस्थापन, वैसे तो किसी मेथड से भी नहीं कर सकते, है ना, तो आप तीनों मेथड से बता नहीं सकते कि क्या क्या आंसर होंगे। समझ रहे हो? तो आपको लिखना कैसे है, आप कहिएगा। आपको कुछ ज़्यादा रामायण नहीं लिखनी, बड़ी बड़ी सिंपल लिख देना, है ना। ऐसा नहीं कि ज़्यादा कुछ बड़ा बना बना के लिखना पड़ेगा, नहीं, सिंपल लिख दो, बस कंसेप्ट समझ में आना चाहिए था। ठीक है ना, तो सिंपल आप लिख दो भैया कि इस युग्म का कोई अद्वितीय हल नहीं है, अद्वितीय हल नहीं है। अद्वितीय हल का मतलब भाई कोई एक आंसर नहीं है इसका, इसके बहुत सारे आंसर्स हैं ना, इसलिए ये बात हमने लिख दी। बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे देखो। अब देखो जी क्वेश्चन नंबर 4 था आपका। क्या ये 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, और ये कुछ ऐसे दे रखा है। ठीक है, अब चाहो तो इसको ऐसे ही सोल्व कर सकते हो भाई, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो, और जैसे पहले करते आए वैसे ही कर लो। लेकिन एक काम करते हैं ना, पॉइंट हटा देते हैं यहाँ से। कैसे? तो पॉइंट कैसे हटाने वो देख लो एक बारी। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, इस इक्वेशन की बात करूँ, तो इसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता था, 2/10x प्लस में 3/10y बराबर 13/10, ऐसे करके लिख सकता था ना। पॉइंट हटाऊंगा तो बटे में 10 आएगा, यहाँ भी बटे में 10, यहाँ भी बटे में 10। अच्छा, अब देखो इसका अगर मैं एलसीएम लूँ तो ये कुछ ऐसा हो गया, 2x प्लस 3y बटे में 10, क्योंकि एलसीएम लिया तो 10 आ गया, 2x प्लस 3y हो गया, बराबर क्या है 13/10 है। बात समझ में आ रही है? अब 10 भाग में इस तरफ लेके जाऊंगा तो गुणा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13/10 गुणा 10, यानी ये कट जाएगा और ये आ जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। ठीक है, यानी अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो इस इक्वेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, है ना, चाहो तो डायरेक्टली लिख दो,
इतना बड़ा बड़ा करने की जरूरत नहीं है आपको, ये तो समझाने के लिए बताया था। बस समझ में आ गया क्या? तो हम इसको डायरेक्टली लिख देते हैं। इसको मैं क्या कह सकता हूँ, इसको कह सकता हूँ कि सर ये है 2x प्लस 3y बराबर 13 के। इसको भी लिखते हैं। इसको क्या लिखेंगे, 4x प्लस 5y बराबर 23 के। ऐसे कट जाएगा यहाँ पे 10 से 10। बस समझ में आ गई? अच्छा जी, अब इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट ले लिया मैंने, लिखेंगे समीकरण 1 से, जैसे पहले किए थे ना क्वेश्चन वैसे करने अब। ठीक है, तो वीडियो पॉज करो और अपने आप करो इसको। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस 3y है, 3y बराबर 13, यही है। अब यहाँ पे या तो x को अकेला छोड़ लो या फिर y को अकेला छोड़ लो। तो एक काम करता हूँ, x को अकेला छोड़ता हूँ क्योंकि दो फिर कट जाएगा ना बाद में। तो 2x बराबर हो गया 13 माइनस का 3y, 2 गुणा में इसके भाग में ले गया, x की वैल्यू आ गई 13 माइनस का 3y बटे में 2। अब ये जो x की वैल्यू आई है, इस x का मान किस में रखोगे, समीकरण 2 में रखोगे ना, क्योंकि समीकरण 1 से निकाले तो समीकरण 2 में रखना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर ठीक है। तो समीकरण 2 क्या थी अपनी, ये थी जी 4x प्लस 5y बराबर 23। तो 4x की वैल्यू क्या है, 13 माइनस का 3y बटे में 2 प्लस का 5y बराबर 23। तो 2 दूनी 4, 2 से कट गया ये, 2 की 13 से गुणा की 26, 2 की 3 से गुणा की 6 प्लस का 5y बराबर 23। ठीक है, आगे देखो जी। तो ये हो गया जी अपना 26 माइनस माइनस का 6y प्लस का 5y, माइनस का y हो गया बराबर आ गया 23 के। 26 को भेज देता हूँ उस तरफ, तो माइनस का y बराबर आ गया 23 माइनस का 26, तो माइनस y बराबर आ गया माइनस का 3, माइनस से माइनस कट गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब y का मान किसी में रख लो, है ना, इसमें रखना चाहो इसमें रख दो, इसमें रख दो, चाहे इसमें रख दो, इसमें रख दो, या फिर इसमें रख दो, जिसमें आपकी इच्छा हो। तो एक काम करता हूँ, समीकरण 1 में रख देता हूँ y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, ये हमारी 2x प्लस 3y बराबर 13। तो ये हो गया हमारा 2x प्लस 3 इंटू 3 बराबर 13। ये आ गया 2x प्लस 9 बराबर 13। ये आ गया 2x बराबर 9 वहाँ चल गया, यानी 13 माइनस 9, तो 2x बराबर आ गया अपना 4। समझ रहे हो? तो 2 भाग गुणा में, यहाँ पे जाके भाग में, तो x की वैल्यू आ गई 4/2, कट के आ गया 2। तो x की वैल्यू निकल गई अपनी और y की वैल्यू निकल गई, ये निकालना था। समझ गए? ठीक है, तो ऐसे करना था, नोट कर लो। अब देखो आप 5वां क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन। ये भी आसानी क्वेश्चन है, बस वो रूट दे रखा है, इसलिए ऐसा मत सोचना कि भारी भरकम क्वेश्चन होगा, आसान है बहुत। देखो ये दे रखा है, इसको समीकरण 1 मान लेता हूँ, इसको समीकरण 2 मान लेता हूँ। तो सबसे पहले समीकरण 1 उठा लेते हैं, या फिर 2 उठा लो, आपकी मर्जी है ना। तो एक काम करता हूँ, अब की बार मैं समीकरण 2 उठाता हूँ। समीकरण 2 से किसी को भी कर सकते थे, मैंने समीकरण 2 ले लिया, जानबूझ के लिया। नहीं, जानबूझ के तो क्या लिया, समीकरण 2 तो अगर मैं यहाँ पे x को अकेला छोड़ूंगा तो कटेगा तो नहीं ना। समीकरण 1 ही ले रहा हूँ मैं, जान कैसे ले लो यार, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, समीकरण 2 ले लिया, तो ये अपना √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। यहाँ पे x या y किसी भी एक को अकेला छोड़ दो, x को अकेला छोड़ देता हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये माइनस का वहाँ जाके प्लस का, तो 0 में अगर तुम जोड़ोगे तो ये आएगा। यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, √8y अपॉन में √3,
ये एक्स की वैल्यू आ गई ना। अब कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रूट से रूट काट देते हैं, ऐसे कटता नहीं है ना। और इकट्ठा लगा सकते हो ऐसे, वाई को साइड में रख के इसको इकट्ठा लगा सकते हो, लेकिन ऐसे कटेगा नहीं। अच्छा, अब ये जो एक्स की वैल्यू आई है, अब इसको किस में रखोगे, समीकरण 1 में। क्यों? क्योंकि समीकरण 2 से उठाई है तुमने, तो समीकरण 2 से तुमने कोई वैल्यू निकाली है तो वो समीकरण 1 में रखोगे ना। प्रतिस्थापन का मतलब क्या हुआ कि एक जगह से उठा करके दूसरी जगह रख दिया, है ना। तुम क्या लिखोगे, एक्स का मान समीकरण किस में रखने पर, 1 में रखने पर। ठीक है, देखो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है जी आपकी √2x प्लस √3y बराबर 0। इसके अंदर रख दो, तो ये हो जाएगा √2। एक्स की वैल्यू क्या है, ये है √8y बटे में 3 प्लस में √3y बराबर 0। अब √2 की अगर आप √8 से मल्टीप्लाई करोगे तो √16 हो जाएगा, y बटे में 3 प्लस में √3y बराबर 0। इसके बटे में 1 लगा दें, एलसीएम ले लो इसका, तो एलसीएम लोगे तो 3 एलसीएम आ गया। अब देखो √16 को मैं लिख सकता हूँ 4, है ना। अब आप में से कई कहेंगे सर √16 तो +-4 होता है ना, तो दोनों रख के देखने होते हैं, समझ रहे हो। √16 को आप +-4 लिख सकते हो, ध्यान रखिएगा। अकेला 4 मत लिखिएगा, +-4 लिख दीजिएगा, ठीक है। प्लस में √3 का √3 y बराबर 0। अब देखो एक बार इसको प्लस ले लेता हूँ, एक बार मैंने क्या ले लिया, प्लस, तो ये हो गया प्लस का 4y प्लस का √3y, है ना। 2 केस बना लेते हैं यहाँ पे ऐसे, तो एक बार तो प्लस ले लिया, एक बार माइनस ले लूँगा। अब 3 भाग में उस तरफ जाएगा तो गुणा में, तो 0 की 3 से गुणा की तो 0 आ गया। वैसे ऐसे जाता नहीं है, लेकिन वो आप 11th में सीखते हैं उस चीज़ को। अभी 10th के लेवल पे वो बता पाना थोड़ा सा अलग टाइप का हो जाएगा, ठीक है ना। जनरली लॉजिक होता है कि भाई ये दोनों बटे में है ना, तो इसका मतलब ये है कि या तो ये 0 होगा और ये तो 0 हो नहीं सकता, है ना। तो अभी समझ में नहीं आएगा, +1 में समझ में आएगा। अभी तो इतना ही समझ लो कि उस तरफ चल गया और ख़त्म हो गया, ठीक है। अच्छा, अब देखो इन दोनों में y कॉमन आ रहा है, यहाँ पे बच गया 4 प्लस √3 बराबर 0। अब 4 प्लस √3 गुणा में है, वहाँ पे जाएगा तो बटे में आ जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 0 बटा में 4 प्लस √3, है ना। थोड़ी सी जगह बचाते हैं, तो जब आप इसको भाग करोगे तो 0 ही आएगा ना, तो इसको मिटा करके मैं 0 लिख देता हूँ, तो y की वैल्यू 0 आ गई। अगर आप -4 रखते हैं यहाँ पे -4y लिखते हैं ऐसे, तब भी यही आता, कि y कॉमन आ गया, माइनस का 4 प्लस का √3 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर तब y की वैल्यू भी कितनी आती, 0 ही आती, दोनों केसेस में। तो y की वैल्यू आ गई। अभी जो y की वैल्यू आई है, दोनों सेम ही आई है, अलग अलग आती तो तुम अलग अलग रखते, लेकिन दोनों सेम ही आई है। तो जो y की वैल्यू आई है वो तुम x में रख दो, है ना, या फिर तुम समीकरण 1 2 3 किसी में रखना चाहो उसमें रख दो। मैं समीकरण चलो इसमें रख देता हूँ, थोड़ा सा अलग करते हैं, इसको समीकरण 3 मान लिया, तो क्या देता हूँ मैं, इसने खून पी लिया भाई, तो मैं क्या लिखूंगा कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, किसी में रख सकते थे, मैंने 3 में रख दिया। समीकरण 3 क्या अपनी, ये है x बराबर √8 बाय √3y। अब y की वैल्यू जब रखूंगा, y की वैल्यू 0 है, तो ये हो जाएगा अपना इंटू 0, यानी कि x की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, समझ रहे हो। तो इस तरीके से हमने y की वैल्यू भी निकाल ली और x की वैल्यू भी निकाल ली, ठीक है। अब देखो आप छठा क्वेश्चन, ये आपका छठा क्वेश्चन है, इसको भी ऐसे ही करना है, तो वीडियो पॉज करो, खुद ब खुद सोल्व करो। एलसीएम लेना पड़ेगा बस इसमें, और बाकी सारा सेम है। बिना एलसीएम लिए भी कर सकते हो आप, लेकिन वो थोड़ा उलझन वाला बन जाएगा, इसलिए हम ऐसे करेंगे एलसीएम लेके, ठीक है। देखो कैसे करेंगे फिर, सबसे पहले इसको सोल्व कर लेता हूँ। तो जब मैं इसका एलसीएम लूँगा तो 6 आ जाएगा यहाँ पे, 3 दूनी 6, ऐसे, है ना।
तो 6 की 2 से भाग करनी पड़ती है नीचे वाले से, तो भाग करोगे तो 3 हो गया। 3 की फिर ऊपर वाले से गुणा करनी पड़ती है, 3 तिया 9x। ऐसे ही तो 6 की 3 से भाग की 2 हो गया, 2 की 5 से गुणा कर ली, यानी 10y हो गया, बराबर है माइनस का 2। अब 6 भाग में है, इस तरफ लेके जाओगे तो गुणा हो जाएगी, तो ये हो गया 9x माइनस का 10y बराबर माइनस का 12। समझ गए? ये आपकी बन गई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ऐसे इसको सोल्व कर लो, तो एलसीएम लोगे तो 6 हो जाएगा। 6 की 3 से भाग की 2, 2 की x से गुणा की 2x, 6 की 2 से भाग की 3, 3 की y से गुणा की 3y, बराबर आ गया 13/6। समझ गए? अब ये जो 6 है ये भाग में है, यहाँ पे जाके गुणा में जाएगा, तो फिर 6 से 6 कट जाएगा ना, तो कटने के बाद क्या बचेगा अपना, ये बचेगा 2x प्लस 3y बराबर 13। ये बन गया आपकी क्वेश्चन नंबर सेकंड। इन दोनों इक्वेशन को आप सोल्व करना है, जैसे आप पहले करते आए हैं वैसे इसको सोल्व करना है। तो समीकरण 1 उठाएं कि 2 उठाएं, कोई भी उठा लो, आपकी मर्जी है। तो अगर मैं यहाँ पे एलसीएम तो फिर भी लेना ही पड़ेगा, समीकरण 1 ही उठा लो, तो लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, यह है 9x माइनस का 10y बराबर माइनस का 12। यहाँ पे x को अकेला छोड़ देते हैं, तो 9x बराबर हो गया माइनस का 12 प्लस का 10y, ऐसा, और x की वैल्यू आ गई माइनस का 12 प्लस का 10y बटे में 9। अभी जो x की वैल्यू आई है ना, इसको किस में रखोगे, समीकरण 2 में, लिख दो x का मान समीकरण 2 में रखने पर दो मिनट रुको, यहाँ तो बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, तो समीकरण 2 में रखते हैं इसको। समीकरण 2 है अपनी 2x प्लस 3y बराबर 13। तो इसके अंदर हम क्या रखेंगे, x की वैल्यू रखेंगे, तो x की वैल्यू ये है, तो रख देते हैं 2 इंटू माइनस का 12 प्लस का 10y बटे में 9 प्लस का 3y बराबर 13। मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि कट तो रहा नहीं, 2 की 12 से मल्टीप्लाई करो 24, 2 की 10 से मल्टीप्लाई करो 20, बटे में क्या है 9 प्लस का 3y बराबर 13, बटे में 1 आ गया। अब एलसीएम ले उसका, एलसीएम लोगे तो 9 आ गया, तो यहाँ पे हो गया माइनस का 24 प्लस का 20y प्लस का, तो जब भाग करोगे तो 9 ही आएगा, 9 की 3 से गुणा किए तो 27y बराबर 13। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब इसको सोल्व कर लेते हैं ऊपर वाले को। ये हो गया माइनस का 24 प्लस का 27y प्लस 20y 37 47y बटे में क्या है 9 बराबर 13। तो ये हो गया माइनस का 24 प्लस का 47y बराबर 9 की 13 से गुणा करनी पड़ेगी ना। अब 13 निम्मा कितना होता है 117। ठीक है, माइनस का 24 इस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, यानी 47y बराबर आ गया 117 प्लस का 24। इसको जोड़ लो, ये हो गया 47y बराबर, इसको जोड़ेंगे तो 7 4 11, एक आंसर ऊपर 11 2 13 1 14, तो y की वैल्यू आ गई 141 बटे में 47, 3 पे कटेगा ये, हाँ, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 3। अब ये जो y की वैल्यू आई है, इसको चाहे तो समीकरण 1 में रख दो, 2 में रख दो, या फिर आप इसमें रख दो, जिसमें आपकी इच्छा हो। मैं किस में रख दे, 1 में रख देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक इतना नोट करो पहले, देखो, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 आपकी 9x माइनस का 10y बराबर माइनस का 12, तो यह जो अपनी 9x माइनस का 10, y की वैल्यू है 3 बराबर माइनस का 12, योगी 9x माइनस का 30 बराबर माइनस का 12, माइनस 30 वहाँ पे चल जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 9x बराबर आ गया माइनस का 12 प्लस का 30, यानी 9x बराबर आ गया 18 के
और x की वैल्यू इस हिसाब से 2 आ गई। ठीक है, तो x और y की वैल्यू ऐसे निकालनी थी। कर लेंगे, आसान था। थोड़ा जूम आउट करके दिखा देता हूँ। ऐसे क्वेश्चन था ये। ठीक है, कर लीजिएगा। अब आइए अब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। देखो जी, क्या बोल रखा है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल करना है और इससे m का वैल्यू निकालनी है, m का मान निकालना है। ठीक है, और जो m की वैल्यू निकलेगी ना, उसको फिर आपने, नहीं मैंने गलत बोल दिया, 2 मिनट सुनो, वापस बोल देता हूँ, पढ़ना पड़ेगा ना अच्छी तरह से। देखो, बोला कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल करो और इससे m का वो मान ज्ञात करो जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। अब ध्यान से समझिएगा, हमें इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है, इसको और इसको। इन दोनों इक्वेशन को जब आप सोल्व करोगे तो यहाँ से x और y की वैल्यू आएगी। ठीक है, जो x और y की वैल्यू आई है ना, उसको आप फिर इस इक्वेशन के अंदर रख दो। जब आप x और y की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर रखोगे ना, तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी। और क्वेश्चन में यही बोल रखा है कि भैया m की वैल्यू ज्ञात कर लो। समझ रहे हो? इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करो। इन दोनों को सोल्व करने के बाद तो x और y की वैल्यू आएगी। उन दोनों को आप इस इक्वेशन के अंदर रख के m की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे m की वैल्यू पूछी है। समझ में आ गई? करके दिखाते हैं। पहले खुद करो एक बारी। इन दोनों इक्वेशन को पहले खुद ब खुद सोल्व करो, वीडियो पॉज करके। तो यह 2x प्लस 3y बराबर 11 और ये है आपकी 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। इसको समीकरण 1 मान लेता हूँ, इसको समीकरण 2 मान लेता हूँ। कैसे करेंगे? किसी भी एक समीकरण को अकेला छोड़ दो। लेट से मैं समीकरण 1 को अकेला छोड़ देता हूँ, तो लिखूंगा समीकरण 1 से, तो ये हो जाएगा 2x प्लस का 3y बराबर 11। अच्छा, आप चाहें तो किसी दूसरी विधि से भी कर सकते हैं। ग्राफी विधि से करना चाहें तो ग्राफी विधि से भी कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला कि भैया प्रतिस्थापन लगाना है, कहीं नहीं बोला, तो आप किसी भी विधि से कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसी से कर देता हूँ। तो यहाँ पे x को अकेला छोड़ दो या फिर y को, x को अकेला छोड़ देते हैं। तो क्या 2x प्लस 3y, 2x 3y को उस तरफ ले जाता हूँ ना, 2x बराबर हो गया 11 माइनस का 3y, और यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 11 माइनस 3y बटे में 2। अभी जो x की वैल्यू आई है ना, इसको किस में रखोगे? समीकरण 2 में लिख देते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या आपकी? समीकरण 2 है जी हमारी ये, इसके अंदर रख देता हूँ। तो 2x माइनस का 4y बराबर माइनस का 24। तो ये हो गया 2x माइनस का, नहीं x के लिए रखनी है ना, पेन फिसलने लग गया। x की वैल्यू क्या आपने, ये है 11 माइनस का 3y बटे में 2 माइनस का 4y बराबर माइनस का 24। तो 2 से 2 तो कट गया, यहाँ पे आ गया 11 माइनस का 3y, 11 माइनस का 3y और माइनस का 4y बराबर माइनस का 24। तो ये हो गया 11 माइनस का 7y बराबर माइनस का 24। 11 प्लस का है, इस तरफ ले जाते हैं, तो माइनस का 7y बराबर आ गया माइनस का 24 माइनस का 11। तो माइनस का 7y बराबर आ गया माइनस का 35। समझ रहे हो? अब ये -7 यहाँ पे चल जाएगा। एक प्रकार से -7 हमने दोनों तरफ भाग कर दिया, ऐसा होता है, ऐसे जाता नहीं है। ठीक है ना, लेकिन समझाने के लिए बताना पड़ता है बार बार। तो ये हो गया हमारा ऐसे, कट के आ गया 5। अभी जो y की वैल्यू आई है, इस y की वैल्यू को किसके अंदर रखोगे? किसी के अंदर रख दो, फर्स्ट के अंदर, सेकंड के अंदर, थर्ड के अंदर, आपकी मर्जी है। फर्स्ट के अंदर रख देता हूँ। y का मान समीकरण 1 में रखने पर जब आप समीकरण 1 में रखोगे ना, समीकरण 1 कहाँ है? ये रे, इसके अंदर रखोगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x प्लस 3 की 5 से गड़ी तो 15 बराबर 11,
15 वहाँ चल गया, माइनस का 4 बचेगा और x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2। x और y की वैल्यू आ गई ना। अब ये जो x और y की वैल्यू आई है इसको आप इस इक्वेशन के अंदर रख दो। तो इक्वेशन क्या थी हमारी, y बराबर mx प्लस 3। तो यहाँ पे x और y की वैल्यू रख दूंगा। y की वैल्यू क्या है 5 बराबर m का तो पता नहीं, m तो निकालना है। x की वैल्यू क्या है -2 प्लस 3। इसको फिर सॉल्व करना पड़ेगा। समझ रहे हो, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन आसान है। कैसे, 3 प्लस का है ना, इस तरफ ले जाऊंगा तो हो जाएगा 5 माइनस का 3 बराबर m इंटू माइनस का 2। तो ये हो गया 5 में से 3 गया 2 बराबर माइनस का 2m। माइनस का 2 यहाँ पे है, यहाँ पर बटे में आ जाएगा। अब कई सोचते हैं सर माइनस का 2 यहाँ पे तो प्लस का 2 होना चाहिए। ध्यान से समझो, असल में ऐसे आता जाता नहीं है, ये तो मैं आपको बता रहा था। असल में हम क्या करते हैं, m को हमारी m की वैल्यू निकालनी है ना। अब m की वैल्यू निकालने के लिए मुझे यहाँ पे m को अकेला छोड़ना पड़ेगा। कैसे छोड़ पाऊंगा, अगर मैं दोनों तरफ -2 से भाग कर दूँ तो इस तरफ भी -2 से भाग कर दिया और इस तरफ भी हमने -2 से भाग कर दिया, तो ये तो कट के -1 आ गया, जबकि ये कट के क्या आ गया m आ गया। तो इसलिए हम कह देते हैं कि यार ये बटे में चल गया, ऐसा होता है, ऐसा बोल देते हैं कहने को, लेकिन जनरली ऐसा करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ थी, कर लेंगे। तो m की वैल्यू आ गई, ये हमें चाहिए थी। ठीक है, अब देखिए आप अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन अब आपके वर्ड प्रॉब्लम आ गई। बोल रखा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाओ। मतलब आपको पहले जोड़ा बनाना है, जोड़ा मतलब 2 इक्वेशन बनानी है। पहले 2 इक्वेशन बनाने के बाद उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, अच्छा अब देखो, अगर क्वेश्चन में बोल देना कि भाई प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करो, तब प्रतिस्थापन से ही करना है। अगर क्वेश्चन में बोले कि भाई इसको बस सोल्व कर दो, क्वेश्चन में सिर्फ यहाँ से लेकर के यहाँ तक आए, तो आप कैसे भी कर सकते हो। चाहे तो एक्स वाई मान के करो, चाहे सिर्फ एक्स मान के कर लो, एक्स मान के भी होता है ना, वैसे भी कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि प्रतिस्थापन से करो, विलोपन से करो, या फिर 2 इक्वेशन बना के करो, जैसे इसमें कहा कि रैखिक समीकरण बनाओ 2। ठीक है, तो आपको रैखिक समीकरण ही बनानी है। बस में आगे क्वेश्चन में नहीं बोला तो कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल तो कह रखा है कि रैखिक समीकरण बनाओ, तो बना देते हैं रैखिक समीकरण। कैसे करेंगे देखो, ये आपका पहला क्वेश्चन है। क्या बोल रखा है कि भैया 2 संख्याओं का अंतर 26 है। 2 नंबर हमारे पास, उनको अगर मैं घटा दूं तो 26 आता है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, और जो पहली संख्या है ना वो दूसरी संख्या की ट्रिपल भी है। समझ रहे हो, 2 नंबर ऐसे हैं मेरे पास जिनको घटाने पे तो 26 आता है, और जो पहला नंबर है ना वो दूसरे नंबर का 3 गुना है, ऐसे बोल दिया। अच्छा, उन्हें ज्ञात कीजिए। आपने क्या करना है, उन नंबर्स को ज्ञात करना है, उन नंबर को ढूंढना है, पता करना है कि वो नंबर कौन से हैं। तो एक काम करते हैं, जो मैं कहा गया ना उसको हम मान लेते हैं। जैसे मुझे बोला कि वो ज्ञात करो, क्या हमें वो नंबर ज्ञात करना है, 2 नंबर है ना, तो मैं इनको मान लूंगा। मैं कह दूंगा माना पहली संख्या इसको मैंने मान लिया x, इसी तरीके से दूसरी संख्या इसको मान लेता हूं y। अब प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्न में क्या कहा कि भाई 2 संख्याओं का जो अंतर है ना वो 26 है, यानी अगर मैं पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटाऊंगा तो 26 मिलेगा। ठीक है, ये होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समझ रहे हो, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, क्यों इतना डब्बा बनाना। अच्छा, फिर क्या बोला कि एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है ना, यानी कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी x बराबर है 3 गुना y। बात तो ये है ना कि ये पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो x बराबर हो गया 3y के। ठीक है, तो ये हो गया हमारी समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को सोल्व करना है, कैसे कर लो, ग्राफी विधि आती है तो ग्राफी विधि से कर लो। नहीं, ग्राफी विधि से नहीं। अब कैसे नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि प्रतिस्थापन से करनी है ना। मुझे लगा कि क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, अगर क्वेश्चन में लिखेगा कि प्रतिस्थापन से करो तो प्रतिस्थापन से करना पड़ेगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रखा ना, तो किसी से भी कर सकते हो, है ना। तो प्रतिस्थापन से करते हैं। कैसे करेंगे, तो जनरली हम करते क्या है, या तो समीकरण 1 को उठाते हैं या समीकरण 2 को उठाते हैं, और उसमें किसी एक को अकेला छोड़ते हैं, ये करते हैं ना। अब आप यहाँ पे देखो, समीकरण 2 में पहले से ही अकेला दे रखा है, एक्स को पहले से अकेला दे रखा है। तो एक काम करते हैं ना, समीकरण 2 की जो वैल्यू है, ये जो एक्स की जो वैल्यू है, इसको मैं समीकरण 1 के अंदर रख देता हूँ। समझ रहे हो, समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर
तो समीकरण 1 क्या अपनी, ये है x माइनस वाई बराबर 26। इसके अंदर मैं x की वैल्यू रख दूंगा, तो हो जाएगा 3y माइनस का y बराबर 26। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3y में से y गया, 2y बराबर 26। 2 गुना में है ना, भाग में, एक प्रकार से हमने दोनों तरफ 2 से भाग कर दिया, तो y की वैल्यू आ गई 13। अभी जो y की वैल्यू आई किसी में रख दो, चाहो तो इसमें चाहो तो इसमें रख दो, चाहे इसमें रख दो, है ना, फर्स्ट में रख दो चाहे दो सेकंड में रख दो। मैं सेकंड में रख देता हूँ, लिख देता हूँ y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या अपनी, ये है x बराबर 3y। तो y की वैल्यू रखते हैं, ये हो गया x बराबर 3 इंटू 13, तो x की वैल्यू होगी 13 या 39। तो हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। अभी जो x और y की वैल्यू आई है हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। x क्या माना था, पहली संख्या, y क्या माना था, दूसरी संख्या, तो लिख देते हैं। तो पहली संख्या, पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या x मानी थी, x की वैल्यू कितनी आई 39, तो पहली संख्या 39 हो गई। फिर हम लिख दी दूसरी संख्या, दूसरी संख्या क्या हो गई 13 हो गई। ये हो गया हमारा आंसर, आसान था, ठीक है। अब देखिए अब आप आंसर चेक कर सकते हैं। वैसे 39 में से 13 गया 26 आएगा, और 39 जो है 13 का तिगुनान भी है, ट्रिपल भी है, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब आप सेकंड क्वेश्चन देखो, इसका सेकंड पार्ट मतलब ये है जी। क्या क्या रखा है, क्या रखा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। दो संपूरक कोण है, संपूरक कोण किसको बोलते हैं, जिनका जोड़ 180 हो, जिनका जोड़ क्या हो 180 हो। 2 मिनट रुको भाई, ओके। तो संपूरक कोण किसको बोलते हैं, ऐसे दो कोण जिनका जोड़ 180 हो, ठीक है। तो दो संपूरक कोण है जिसमें बड़ा कोण जो है ना वो छोटे कोण से 18 ज्यादा है। हमें है ना उन दोनों कोणों को पता करना है। अब क्या पता करना है हमें, दोनों कोण पता करने हैं ना, जो मैं पता करना है हमें उसको मान लूंगा, ठीक है। देखो, तो मैं लिख दूंगा माना बड़ा कोण, बड़े कोण को मैंने लिख दिया x, x मान लिया मैंने, और छोटा कोण मान लिया मैंने y। अब प्रश्न अनुसार चलेंगे। प्रश्न में क्या क्या रखा है कि भैया ये संपूरक कोण है, तो इस बात को लिख दो कि चूंकि x और y संपूरक कोण है, x और y संपूरक कोण है, तो संपूरक कोण है इसका मतलब क्या हो गया कि इनका जोड़ 180 होगा, ठीक है। ये आपकी बन गई क्वेश्चन फर्स्ट। और क्या बोला कि भाई जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 ज्यादा है, तो बड़ा कोण कौन सा अपना x, तो x जो है वो छोटा कोण कौन सा है y, y से 18 ज्यादा है, तो ये समीकरण 2 हो गया। ये दो हमारे पास समीकरण बन गया, समीकरण 1 समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरणों को सोल्व करना है ना, कुछ नहीं, बस समीकरण 2 की जो वैल्यू है उसको 1 के अंदर रख दो, जो x का मान है उसको 1 के अंदर रख दो, लिख दो यहाँ पे x का मान। अब वीडियो पॉज करो, खुद ब खुद करो उसको, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो जब तुम x का मान समीकरण 1 में रखोगे तो क्या आएगा, रख के देखते हैं। तो ये हो गया x प्लस वाई बराबर 180, x की वैल्यू है y प्लस 18 प्लस वाई बराबर 180, ये है 2y प्लस 18 बराबर 180, 18 उस तरफ चल गया तो 2y बराबर आ गया 180 माइनस का 18, और वहाँ से 2y बराबर आ गया 180 में से 18 घटा लो 162 हो गया मेरे ख्याल से ना। y की वैल्यू आ गई 81, बटे में चल गया ना 2, तो ये y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू चाहे तो इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, आपकी मर्जी है। एक में रख देते हैं, दो में रख देते हैं, किसी में भी रख सकते हो तो आंसर सेम ही आएगा, ठीक है ना।
तो लिख देते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या अपनी ये है x बराबर y प्लस 18। तो x बराबर 81 प्लस 18 यानी x बराबर आ गया 99। आंसर चेक करना चाहो तो आंसर चेक भी कर सकते हो भाई। जब तुम 99 और 81 को जोड़ोगे तो 180 बनेगा और 99 जो है वो 81 में 18 ज़्यादा जोड़ने पे ही आता है। लास्ट लाइन लिख देना। तो बड़ा कोण तो कौन सा हो गया अपना, बड़ा कोण हो गया 99 और छोटा कोण कौन सा हो गया अपना, छोटा कोण हो गया 81। ये हमारा आंसर हो गया। कर लेंगे। थर्ड पार्ट देखो आप, देखो जी थर्ड पार्ट ऐसे ही है। पहले इसको खुद ब खुद सोल्व करो, हो जाएगा। ठीक है ना। ये एक्सरसाइज 3.1 में भी आया था अपना ऐसा क्वेश्चन। देखो क्या बोल रखा है, बोल रखा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद खरीदी 3800 में। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद खरीदी 1750 में। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करो। प्रत्येक का मतलब होता है एक, है ना। तो जो हमसे पूछा है वो हम मान लेंगे। हम कह देंगे माना एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य मैंने मान लिया x रुपए। फिर इसी तरीके से एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मैंने मूल्य मान लिया y रुपए, है ना। अब प्रश्नानुसार चलेंगे, जैसे जैसे प्रश्न में कहा जाए। प्रश्न में कहा गया कि 7 बल्ले और 6 गेंद खरीद के आया 3800 में। तो एक बल्ला अगर x रुपए का है तो 7 बल्ले x 7x रुपए के हो गए। और एक गेंद अगर y रुपए की है तो 6 गेंद खरीद के लाया तो कितने रुपए की होगी, 6y। टोटल रुपए लगे अंकल जी के 3800। ये बात है। अच्छा ठीक है। ये होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और क्या है कि बाद में 3 बल्ले और 5 गेंद भी लाया 1750 की। तो 3 बल्ले यानी कि 3x प्लस 5 गेंद यानी कि 5y बराबर 1750। ये होगी इक्वेशन नंबर सेकंड। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो वीडियो करो पॉज, खुद सोल्व करो, है ना। ये जो इक्वेशन वाला पार्ट है इसको खुद ब खुद सोल्व करो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा इसे। तो यहाँ लिख देता हूँ समीकरण 1 से मैं करवा देता हूँ, आप खुद ब खुद कर लेना इसको। तो ये हो जाएगा अपना 7x प्लस 6y बराबर 3800। यहाँ पे x को अकेला छोड़ दो या y को अकेला छोड़ दो, तो किसी को भी छोड़ दो, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं क्योंकि फिर वहाँ पे कटेगा तो है नहीं। तो x को अकेला छोड़ देता हूँ। ये हो गया 7x बराबर 3800 माइनस का 6y। ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई अपनी 3800 माइनस 6y बटे में 7, ऐसे। ठीक है। अच्छा ये x की वैल्यू आ गई ना। अब x की वैल्यू किस में रखोगे, समीकरण 2 में। लिख देते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या अपनी ये है 3x प्लस 5y बराबर 1750। तो ये हो गया जी 3x की जगह वैल्यू रखनी पड़ेगी मुझे। x की वैल्यू है 3800 माइनस का 6y बटे में 7 प्लस में 5y बराबर 1750। ये बात है। ठीक है। तो कट तो रहा नहीं, गुणा करनी पड़ेगी। 3800 तिया 3800 की अगर आप 3 से गुणा करो तो क्या आएगा, 3 0 0 3 0 0 3 अठा 24 दो आंसर ऊपर 3 तिया 9 और 1 2 11 3 छके 18 बटे में क्या है 7 प्लस का 5y बराबर 1750। एलसीएम ले इसका, एलसीएम आ गया 7, यहाँ पे हो गया 11400 माइनस का 18y प्लस में 7 पंजा 35y बराबर 1750। ठीक है। अब 7 गुणा में चल जाएगा। ये हो गया अपना 11400
माइनस का 18y प्लस का 35y, तो प्लस का 17y आ गया मेरे ख्याल से ना। हाँ 18 होता है, ठीक। तो ये हो गया अपना 1750 गुणा में 7, तो ये हो गया जी अपना 11,400 प्लस का 17y बराबर इसकी 7 से गुणा करो। 7 पंजा 35, 3 हासिल ऊपर, 70 70 49 3 52, 5 हासिल ऊपर, 7 गुण 7 5 12, ऐसा हो गया। अब ये चल गया वहाँ पे माइनस में, तो 17y बराबर आ गया 12,250 माइनस 11,400, ठीक है। ये तभी आता है क्वेश्चन जब आप खुद प्रैक्टिस करते हो, सारा कंसेप्ट सीख चुके हो, अब खुद ब खुद प्रैक्टिस करो। तो 0 में से 0 गई 0, 5 से 0 गई 0, और 5 में 0 गई 0 कैसे आ गया, 5 आ गया। 2 में से 4 जाएगा नहीं, 12 में से 4 गया 8, 2 में से 1 जाएगा नहीं, 11 में से 11 गया 0, 850 ही आएगा। मतलब y की वैल्यू आ गई अपना 850 बटा में 17, 17 पंजा 85 होता है मेरे ख्याल से ना। 17 पंजा कितना होता है, ठीक है ठीक है ठीक है। y की वैल्यू आ गई 50। अभी जो y की वैल्यू आई है इसको आप किसी के अंदर रख दो, इसके अंदर रख दो, इसके अंदर रख दो, इसके अंदर रख दो, आपकी मर्जी है। मैं इसके अंदर रखूंगा, आसान रहेगा। y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है, ये है जी हमारी x बराबर 3800, ये रही, ठीक है ना। 3800 माइनस का 6y बटे में क्या है 7, ये है ना। तो y की वैल्यू रख देते हैं इसके अंदर, थोड़ा सा नीचे जा रहा हूँ, पहले नोट कर लो, ठीक है। देखो अब तो x बराबर आ गया 3800 माइनस 6 इंटू वाई, वाई की वैल्यू 50 है, 50 छिका 300 हो गया बटे में 7, ये हो गया 3500 बटे में 7, यानी कि 500 आ गया। x की वैल्यू 500 आ गई, y की वैल्यू 50 आ गई। इसका मतलब क्या हो गया कि एक बल्ले का मूल्य तो हो गया अपना 500, गेंद का मूल्य हो गया 50, समझ में आई। तो एक बल्ले का मूल्य 500 हो गया, और एक गेंद का मूल्य 50 हो गया। सिंपल, आ गया अपना आंसर। ऐसे करना था, जूम आउट कर देता हूँ थोड़ा सा, देख लो, ठीक है। अब आगे देखो आप, 3 पार्ट हो रह गए, उसके बाद छुट्टी। चौथा पार्ट, इस क्वेश्चन को पहले खुद पढ़ो, ठीक है। ज़्यादा अच्छी तरह समझना है तो खुद पढ़ लो एक बारी। देखो बोला क्या है कि क्या बोल रखा है कि एक नगर में, एक नगर है, एक कोई शहर है, उसमें टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। एक कोई शहर है, उसके अंदर जो टैक्सी चलती है ना, वो टैक्सी का भाड़ा पता है कैसे होता है। जैसे मान लो कि आपको यहाँ से कहीं जाना है, ठीक है, तो जो टैक्सी वाला आएगा ना, वो आपसे फिक्स चार्ज तो लेगा लेगा। जैसे मान लो कि टैक्सी वाला, आपने टैक्सी बुला ली, तो टैक्सी वाला कहेगा कि यार मैं आने के 100 रुपये तो लूँगा लूँगा, है ना, और तुझे जितने किलोमीटर जाना है उसके अलग से चार्ज लूँगा। समझ लो, एक फिक्स भाड़ा तो लूँगा लूँगा, और जो बाकी तूने जितने किलोमीटर जाना है ना उसके हिसाब से अलग से चार्ज लूँगा। समझ में आई, ठीक है। तो यही बात इसमें बोल रखी है कि भाई जो टैक्सी है ना, उसका नियत भाड़ा तो है ही, नियत भाड़े का मतलब फिक्स भाड़ा तो है ही, वो फिक्स भाड़ा तो लेगा ही लेगा, चाहे तुम्हें जाना हो 1 किलोमीटर, या फिर तुम उसको बुला लो घर पे, है ना, तो वो फिक्स भाड़ा तो लेके ही जाएगा, उसका फिक्स तो है ही। और फिक्स भाड़े के अलावा वो तुम जितनी दूरी पर जाओगे ना उसका अलग से भाड़ा लेगा, ठीक है। अब किसी को लेट से 10 किलोमीटर जाना है, 10 किलोमीटर दूर जाना है, तो वो घर आने के चार्जेस तो लेगा, वो तो फिक्स है। मान लो x रुपये है, वो तो फिक्स है भैया, वो x रुपये तो तुमसे लेगा लेगा। अब 10 किलोमीटर के अलग से रुपये लेगा, समझ में आ रही है।
तो बोला कि 10 किलोमीटर दूरी के भाड़ा लिया गया 105 रुपये उसने, ठीक है। 15 किलोमीटर के लिए उसने लिया 155 रुपये, ठीक है ना। अब हमें नियत भाड़ा मतलब जो उसका फिक्स चार्ज है वो बताना है, और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है वो बताना है। समझ में आ गया? हमें बताना है कि उसका फिक्स चार्ज क्या है, और हमें ये बताना है कि वो पर किलोमीटर के हिसाब से कितना चार्ज करता है। दोनों चीज़ बतानी है। उसने बोला ना कि 10 किलोमीटर के तो उसने लिए 105 रुपये। अब इसके अंदर उसने फिक्स भाड़ा भी इंक्लूड कर रखा है। ऐसे 15 किलोमीटर के लिए उसने 155 रुपये, तो इसके अंदर फिक्स भाड़ा भी इंक्लूडेड है। समझ में आ गई? तो हमें फिक्स भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा बताना है। उसके बाद आगे पढ़ेंगे। कैसे करेंगे? जो हमसे पूछा गया ना उसको मान लेंगे। हम कहेंगे माना, हमें नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा बताना है ना। नियत भाड़ा मतलब फिक्स भाड़ा। नियत भाड़ा मैंने मान लिया कि भैया वो नियत भाड़ा x रुपये लेता है, ये उसका फिक्स चार्ज है। और प्रति किलोमीटर के हिसाब से 1 किलोमीटर के हिसाब से मान लो वो y रुपये चार्ज करता है। कितना चार्ज करता है? y रुपये, ऐसा मैंने मान लिया। अब पर्सन के अनुसार चलेंगे। पर्सन में क्या क्या रखा है कि 10 किलोमीटर दूर जाने के उसने 105 रुपये लिए। अब उस 10 किलोमीटर के अंदर, जो वो 10 किलोमीटर दूर जा रहा है, 105 रुपये के अंदर, सॉरी 105 रुपये के अंदर उसका फिक्स चार्ज भी है ना। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 105 रुपये में उसका x रुपया भी जुड़ रहा है, उसने x रुपया भी लिया है, ठीक है। प्लस में 10 किलोमीटर के y रुपये के हिसाब से भी लिए हैं, है ना, ऐसे भी लिए होंगे उसने। इसको मैं थोड़ा साफ साफ लिखता हूँ, देखो ध्यान से, इसको यहीं लिख देता हूँ। जो ये 105 रुपये हैं इसके, जो 105 रुपये लिए इसने, इसके अंदर फिक्स भाड़ा भी इंक्लूड है, मैंने बताया आपको। यानी कि लिख सकता हूँ इसको x प्लस में, और इसके अंदर प्रति किलोमीटर के हिसाब से भी भाड़ा लिया गया है। किलोमीटर कितना चला? 10। 1 किलोमीटर का हिसाब कितना है? y। तो 10 किलोमीटर का कितना होगा? 10y, है ना। बराबर टोटल कितने लिए उसने? 105 रुपये लिए। समझ में आ गई? वापस समझ लो, जो ये 105 रुपये है ना, इसके अंदर x रुपये भी इंक्लूड है, जो उसका फिक्स भाड़ा है वो भी इंक्लूड है, प्लस जो 10 किलोमीटर चला है ना उसके हिसाब से जो भाड़ा फिक्स था उसका वो भी इंक्लूड है। प्रति किलोमीटर भाड़ा भी इंक्लूड है और नियत भाड़ा भी इंक्लूड है। तो इस हिसाब से इक्वेशन बन गई x प्लस 10y बराबर 105। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। अच्छा, और क्या बोला कि 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये लेता है ना। अब ये 155 रुपये जो ले रहा है इसके अंदर फिक्स भाड़ा भी इंक्लूड है, यानी इसको भी लिख सकता हूँ x प्लस में कितने किलोमीटर चला? 15। 1 किलोमीटर के हिसाब से कितना रुपया है? y। तो इसको लिख सकता हूँ x प्लस 15y बराबर कितना? 155 रुपये। तो ये दो इक्वेशन बन गई। हमें इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है, और वहां से हमें x यानी नियत भाड़ा और y यानी प्रति किलोमीटर भाड़ा पता चल जाएगा। समझ में आ गई? इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ, इसको सेकंड मान लेता हूँ। इन दोनों को सोल्व कैसे करेंगे? समीकरण 1 से लिख देंगे। समीकरण 1 से इन दोनों को अपने आप सोल्व करो पहले, ठीक है, उसके बाद आगे देखना। आगे मतलब सरका देना ना वीडियो को। तो समीकरण 1 तो ये थी ना, इसमें x को अकेला छोड़ देता हूँ, तो x बराबर आ गया 105 माइनस का 10y। ठीक है, चलो जी, तो ये x की वैल्यू आ गई। अब ये जो x की वैल्यू है किसके अंदर रखोगे? समीकरण 2 के अंदर। लिख देते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है? ये है, इसके अंदर रख देंगे x प्लस 15y बराबर 155। तो हो गया x का मान तो है ना, x का मान रख देते हैं। तो 105 माइनस का 10y प्लस का 15y बराबर 155। ये हो गया 105 प्लस का 5y बराबर 155। 105 इस तरफ चल गया, तो ये हो गया अपना 5y बराबर 155 माइनस का 105, यानी 5y बराबर हो गया अपना 50। y की वैल्यू आ गई 50/5 यानी कि 10। समझ रहे हो? यानी कहने का मतलब ये हो गया 10 ही होगी ना एक प्रकार से, तो यहाँ पे आएगा 10 रुपये, तो y की वैल्यू 10 आ गई। यानी इसका मतलब ये होगा कि प्रति किलोमीटर के हिसाब से जो वो चार्ज लेता है ना वो 10 रुपये लेता है, यानी 10 रुपये लेता है 1 किलोमीटर जाने के। समझ रहे हो? यानी अगर जिसने 10 किलोमीटर गया है ना तो इससे 100 रुपये तो प्रति किलोमीटर के हिसाब से चार्ज लिया, और टोटल कितना लिया? 105, यानी 5 रुपये फिक्स चार्ज लिया।
ये चीज़ हो पाएगी। देखते हैं चलो। ये तो y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू किसके अंदर रखूँ? समीकरण 1 के अंदर रख देते हैं या फिर इसके अंदर रख दो, आपकी मर्ज़ी है। इसके अंदर रख देता हूँ 3 के अंदर। y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या आपने, ये है 105 माइनस का 10y, ये ऐसा है ना। तो x बराबर हो गया 105 माइनस 10 दाएं 100 होता है y की वैल्यू रखी तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 5। x और y की वैल्यू आ गई, कहाँ गया, ये रही। अब है ना आंसर चेक करने के लिए इसके अंदर रख लेते हैं। तो 5 प्लस 100 105 और 5 प्लस 150 155, ठीक है। यानी वो टैक्सी वाला 5 रुपये तो उसका फिक्स चार्ज है, घर आने के 5 रुपये लेगा वो, सीधी सी बात ये है। और प्रति किलोमीटर के हिसाब से चलोगे, मतलब 5 रुपये तो लेगा और प्रति किलोमीटर के हिसाब से अलग चार्ज लेगा 10 रुपये के हिसाब से। तो एक्स और वाई के लिए ये आ गई, ठीक है ना। लिख देना, तो नियत भाड़ा इतना हो गया, प्रति किलोमीटर भाड़ा इतना हो गया, एक लाइन और लगा करके लिख दोगे ना अपने आप, ये चीज़ थी। अब आ जाओ जी लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। ये वीडियो कितनी लंबी बनी है, 1 घंटा 6 मिनट, ठीक है। अभी तक जो भी ये स्टूडेंट ये लेक्चर देख रहा है, प्लीज़ कमेंट में अपना नाम जरूर बताएं, ताकि पता चल जाए कि कौन कौन पढ़ने वाला है भाई, ठीक है। देखो क्या बोल रखा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है, 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, पहली बार ऐसा आया था। कैसे करेंगे, देखो हम मान लेंगे, हम कह देंगे माना, हमें उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है ना, तो वर्तमान आयु ही मान लूंगा। मैं कह दूंगा कि जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु, इसको लेट से मैंने मान लिया कि भैया x वर्ष। मैंने कह दिया कि जैकब जो है ना अभी x वर्ष का है, और जैकब के पुत्र की, जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु, मैंने मान लिया कि जैकब का जो पुत्र है ना, जो बेटा है जैकब का, वो 22 साल का है, ऐसा मैंने मान लिया। अब क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या कहा कि 5 वर्ष के बाद, यानी कि अब से 5 साल बाद, 5 साल जोड़ना पड़ेगा ना, तो यहां लिख देते हैं 5 वर्ष बाद, 5 साल के बाद। अगर मैं पूछूं कि 5 साल के बाद जैकब कितने साल का हो जाएगा, आप कहोगे x प्लस 5, पुत्र कितने साल का हो जाएगा, y प्लस 5, है ना। तो 5 वर्ष के बाद जो जैकब की आयु है, जैकब कौन है भैया, ये वाला, जो जैकब की आयु है उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। अब यहाँ पे स्टूडेंट को कंफ्यूजन आती है कि सर 3 की इससे गुणा करें या 3 की इससे गुणा करें। तो मैंने पहले बताया था 3.1 में कि भाई जिसकी उम्र कम होती है ना, उससे गुणा करते हैं 3 की, मतलब किसी की भी, जैसे 3 गुनी है तो 3 की गुणा करेंगे, 7 गुनी है तो 7 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो जिसकी उम्र कम है, बाप की उम्र कम है कि बेटे की उम्र कम है, ये बताओ पहले तो मुझे, इसकी उम्र कम है या इसकी उम्र कम है। आपको सर इसकी उम्र कम है, तो आप इससे गुणा करोगे, सिंपल सी बात ये है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बराबर का निशान लगाना होता है ना। बराबर का निशान कब लगता है, जब ये दोनों क्वांटिटी बराबर हो। अब ये छोटी थी, अब छोटी को बड़ी करने के लिए हमने गुणा कर दी, तो अब ये बराबर हो गई, है ना। अगर तुम 3 की इससे गुणा करते तो पहले से बड़ा था, ये तो और बड़ा हो गया, तो बराबर तो देख ही नहीं पाते, ऐसे समझा करो। तो क्या x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 15, 3y को इस तरफ ले आओ, ये हो गया x माइनस 3y बराबर 5 को उस तरफ ले जाओ, 15 माइनस 5, ये हो गया x माइनस 3y बराबर 10। समझ में आ गई, ये होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन सेकंड सोल्व करो। क्या से, यह 5 वर्ष पहले जैकब की जो आयु थी ना, जैकब की जो आयु थी उसके बेटे की आयु से 7 गुनी थी। तो लिख देते हैं 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, वर्ष लिख दिया, वर्ष है, ठीक है। तो 5 साल पहले तो जैकब x माइनस 5 का होगा, उसका बेटा y माइनस 5 का होगा। अब क्वेश्चन में क्या कहा कि जो जैकब की आयु है उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, है ना। अब 7 की किससे गुणा करूं, इससे गुणा करूं कि इससे गुणा करूं। मैंने अभी आपको बताया कि भाई जिसकी उम्र कम होगी उससे गुणा करनी है, तो उम्र तो बेटे की कम है, ऑब्वियस सी बात है। बाप बड़ा होता है, बेटा छोटा होता है, ऐसा थोड़ी होता है कि बाप बेटा बड़ा बाप छोटा है, ऐसा तो नहीं होता ना। तो बेटा तो हमेशा छोटा होता है।
तो जिसकी उम्र छोटी है उससे गुणा करेंगे, यानी कि 7 की इससे गुणा हो जाएगी। समझ में आ गई? सॉल्व कर लो। x माइनस 5 बराबर 7y माइनस का 35। तो ये आ गया x माइनस का 5, नहीं x माइनस 5 कैसे, ये 7y को इस तरफ ले आता हूँ ना, x माइनस 7y बराबर माइनस का 35 प्लस का 5। तो ये आ गया x माइनस का 7y बराबर माइनस का 30। ये बन गई अपनी दूसरी इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, खुद ब खुद सॉल्व करो, ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, मैं यहाँ से करा देता हूँ फिर भी, लेकिन खुद सॉल्व करना है वीडियो पॉज करके। इसने इतना नोट कर लिया, देखो फिर आगे। तो मैं समीकरण 1 को उठा लेता हूँ। समीकरण 1 से तो क्या देख रहा हूँ कि x बराबर हो जाएगा 10 प्लस 3y, है ना, माइनस 3y वहाँ जाके। अभी जो x की वैल्यू है, x का जो मान है, इसको रख दूंगा समीकरण 2 में। समीकरण 2 क्या अपनी, ये है जी हमारी x माइनस 7y बराबर माइनस का 30। इसके अंदर रख देंगे x की वैल्यू है 10 प्लस 3y माइनस का 7y बराबर माइनस का 30। ये हो गया 10 माइनस का कितना हो जाएगा अपना, x की वैल्यू तो रख दी ना, x की जगह ये रख दिया 4 5 6 7 4y बराबर माइनस का 30। इसको थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा, नीचे करता हूँ, साइड में नहीं करता, खिचड़ी बन जाती है फिर। नोट कर लो इतना, तो साइड में कर देते हैं इतना, ट्रिपल यहाँ पे आ ही जाएगा। माइनस का 4y बराबर 10 इस तरफ आ गया, माइनस का 30 माइनस का 10, माइनस का 4y बराबर आ गया माइनस का 40। y की वैल्यू आ गई माइनस 40 बटा माइनस 4 कट के आ गई 10, यानी y की वैल्यू आ गई 10। ठीक है, अब y की वैल्यू किसी के अंदर रख दो, चाहो तो इसके अंदर रख दो, इसके अंदर रख दो, इसके अंदर रख दो, जिसमें आपकी इच्छा हो। तो मैं रख देता हूँ इसके अंदर, कैसे लिखूंगा, यहाँ लिख देता हूँ y का मान समीकरण किस में रख दो, 1 में रख दो। चलो समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या आपकी, ये है जी x माइनस 3y बराबर 10। y की वैल्यू रख दी हमने 10, तो x माइनस 3 इंटू 10 बराबर 10, x माइनस 30 बराबर 10, x की वैल्यू आ गई माइनस का 30 वहाँ जाके प्लस का 30, यानी x की वैल्यू आ गई 40। तो x की वैल्यू 40 हो गई, y की वैल्यू 10 हो गई। इसका मतलब क्या है कि भैया जैकब तो 40 साल का, उसका बेटा 10 साल का है ना, चाहे आप चेक करके देख लो, यहाँ पे लिखना पड़ेगा लास्ट में। अतः जैकब की आयु, जैक गलत बोल रहा हूँ उसको, जैकब की आयु 40 साल हो गई, 40 वर्ष हो गई। और उसके बेटे की आयु कितनी होगी, जैकब के पुत्र की आयु कितनी होगी, 10 वर्ष होगी। चेक करके देखें आंसर ठीक है कि नहीं। क्वेश्चन में क्या बोला था, चाहे तो क्वेश्चन में रख लो, नहीं तो क्वेश्चन के हिसाब से कर सकते हो। क्वेश्चन में क्या बोला था कि 5 साल के बाद जो जैकब की आयु है, उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। देखते हैं, तो 5 साल के बाद ये 45 का हो जाएगा, ये 15 का हो जाएगा, 15 3 45, बिल्कुल सही बात है। फिर क्या बोला था कि 5 साल पहले जैकब की जो आयु थी, उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 साल घटा देते हैं, 5 साल पहले ये 35 का पाएगा, 5 साल पहले ये 5 साल की बात है ना, हाँ 5 साल पहले ये 35 का पाएगा, 5 साल पहले 5 का पाएगा, 5 7 35, बिल्कुल सही बात थी। यानी इस तरीके से हमने इसको सॉल्व करना था, कर लेंगे। इतना क्वेश्चन था ये, ऐसे। तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। तो बस आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे। कल हम करेंगे विलोपन विधि, है ना, कोई भी थ्योरी पार्ट नहीं है, ऐसा नहीं कि मुझे विलोपन विधि में थ्योरी समझानी पड़ेगी, नहीं, एक्सरसाइज करेंगे डायरेक्टली। जो एग्जाम्पल हैं वो आप खुद ब खुद ट्राई किया कीजिए, और मैं तो कहता हूँ एक्सरसाइज भी खुद ट्राई किया कीजिए, पूरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं होती है, कंसेप्ट देखो बस काम चल जाता है आपका। ठीक है, तो बस कल करते हैं फिर, कल एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी 3.4। सो कैसा लगा लेक्चर ये बताइएगा, समझ में आया नहीं आया, कोई कमी हो तो वो भी बताइएगा। तो बस ये बात थी, कल मिलते हैं, थैंक यू सो मच।